आप कांगड़ी और फेरन का स्टैंडर्ड कब बनाएंगे? जो आप पैसा दे रहे हो ज्वेलर को, वो कैरेट के हिसाब से दें। अब कस्टमर्स की कुछ कंप्लेंट्स आती हैं कि 22 कैरेट का है, पर जब हम बिल चेक करते हैं उनके पास से, बट प्रोडक्शन वाइज हो सकता है कि 1 लाख से ज़्यादा पीस रोज बिकते हैं इस मार्केट कश्मीर में। हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप गीजर लें, प्रेशर कुकर लें, ISI मार्क चेक करें, जरा सी भी प्रॉब्लम हो BIS के ऐप पे कंप्लेंट दर्ज करें। आपको कहीं नहीं जाना, हम आएंगे आपके पास। कश्मीर लाइव के कंज्यूमर राइट्स विथ बिस में आपका खुशामदीद। बिस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक मौक्कर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो ये देखती है कि जो चीज़ें आम इस्तेमाल में हों, कोई भी चीज़ हो, सोई से लेकर रॉकेट तक, उसके मेयार क्या हों, और जो वैल्यू आप दे रहे हैं, जो पैसा आप खर्च रहे हैं, क्या आप उस खर्चे में वो वैल्यू ले रहे हैं या नहीं। चाहे वो आम इस्तेमाल की चीज़ हो, चाहे वो उड़ने की चीज़ हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो ये सब बिस मेयार मुकर्रर करता है उन चीज़ों के। तो आज हम इस सीरीज़ में सार्फिन जो है उनको ये बाखबर कराने की कोशिश करेंगे कि उनके हुकूक क्या हैं और बिस इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। तो आज की इस जो बुनियादी एपिसोड है इस सीरीज़ का, इसमें हमारे साथ तिलकराज जी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिस की सरबराही कर रहे हैं और कई बरस से काफ़ी काम उन्होंने किया। तिलकराज जी, आपका खुशामदीद। जी नमस्कार जी, आदाब सभी दर्शकों को जो कश्मीर लाइव से जुड़े हुए हैं। शुरुआत इस बात से करेंगे तिलकराज जी कि ये जो बिस की एक्टिविटी जो है जम्मू कश्मीर में कई बरस से चल रही है, और आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं कि लोगों को ये रोशनास करने के लिए, लोगों को ये जागरूकता देने के लिए कि उनके हुकूक क्या हैं, और जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में, उसमें क्या वो वैल्यू पा रहे हैं जो उनको पाना चाहिए। बिल्कुल सर, पहले मैं बताना चाहूँगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक भारतीय सरकार की एक संस्था है जो 1947 देश की आज़ादी के साथ चालू हुई है। देश की आज़ादी के साथ उसका पहला नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसलिए आपने देखा होगा ISI मार्क। उसी संस्था ने 1986 में उसका नाम बदल के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया, भारतीय मानक ब्यूरो। उसके बाद 2016 में हमें पावर दी गई स्टैंडर्ड मयार सेट करने की, जो 2016 के एक्ट के अंदर, और उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट जो कंज्यूमर रिलेटेड है उनको सीधे के सीधे बिना ISI, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना भारतीय मानक के अनुरूप के बाजार में बेच नहीं सकते, स्टॉक नहीं कर सकते। उसके लिए पावर दी गई 2016 में। तो भारतीय मानक ब्यूरो एक संस्था है जो कंज्यूमर्स के लिए काम करती है और हमेशा कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखते हुए सभी मायर्स के अंदर, वो स्टैंडर्ड्स के अंदर वो रिक्वायरमेंट जरूर डालती है। वो हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं जो भारत देश के लिए स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अंदर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में रहती है। कंज्यूमरों के हितों का ध्यान रखने के लिए सरकार और हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस पे और एक समान प्लेटफॉर्म सभी लोगों को बेचने के लिए भी मिल सके। मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये जो मेयार मुकर्रर होता है, ये उस वक्त होता है जब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही हो? नहीं जी, मतलब when we set a standard for something, it all begins at the manufacturing level, then it moves to market. क्या आपके इख्तियारात फैक्ट्री लेवल तक हैं या मार्केट में भी आप जाते हैं? थोड़ा सा इसको मैं एलोबरेट करूंगा। स्टैंडर्ड जो है वो खाली सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं है हमारे, मतलब कि अब जैसा लगता है कि फैक्ट्रियों के लिए ही है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम्स के लिए भी है। जो सिस्टम, जैसे घर के अंदर जो पानी आना है वो कैसे आएगा, उसकी चेकिंग कैसे होगी, तो उसके भी स्टैंडर्ड हम बनाते हैं। कंपनी चलाने के भी स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं, फाइनेंशियल्स भी स्टैंडर्ड्स हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो का एंटी करप्शन के भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। तो स्टैंडर्ड एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर सभी कुछ इंक्लूडेड है। तो आप जो भी चीज आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो भी स्टैंडर्ड के दायरे में आती हैं। कुछ जैसे एक नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारा, जो है जो हर 5 साल में रिवाइज होता है, इस साल भी रिवाइज होने में लगा हुआ है। तो उसके अंदर पूरा मयार सेट है कि कैसे आप बिल्डिंग बनाएं और सब कुछ करें। तो वो एक स्टैंडर्ड है, पर वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है, वो सिस्टम स्टैंडर्ड है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो अभी अगर हम मार्केट में देखें, मार्केट में हमारे यहाँ घर की चीजें, किचन की चीजें, उड़ने पहनने की चीजें, बहुत सारी, अगर हम घर का मेयार ले लेंगे
तो उसकी चीज़ों की मेयार ले लेंगे। आप रोज़ मार्केट से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी कितनी चीज़ें हैं, कितना परसेंटेज चीज़ों का होगा जो बिस स्टैंडर्ड में फॉल नहीं करता, मतलब वो मेंटेन नहीं होते हैं वो स्टैंडर्ड। मेरे ख्याल से अगर मोटा मोटी समझा जाए तो कभी 10% ही हो सकता है कि जो प्रोडक्ट में फॉल नहीं करता होगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल भी कनेक्टेड हैं, तो 90% प्रोडक्ट तो फॉल कर ही रहे हैं। आप जैसे देख पाएंगे एर्गोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड है, उसको भी बनाया है हमने। मोबाइल फोन्स के अंदर जो आप फर्क देखेंगे यूज करने में, जो हाई एंड फोन है और लो एंड के फोन है, उसमें यूज करने में तरीके के अंदर जो फर्क जो आता है, वो एक करने वाले को पता चलेगा कि कितना फर्क है। वो एर्गोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं है। तो लगभग सभी के अंदर हम हैं। वो अब जैसे अगर हम घर में सुबह उठेंगे, अलार्म क्लॉक, और शाम को सोते वक्त के लिए जो टीवी की लाइटें ऑफ करनी है या लाइट्स बंद करनी है या एमसीबीज बंद करनी है, वो सबके अंदर हम हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अभी जब आप कश्मीर बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं मार्केट देखने के लिए, या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनके साथ आपका बड़ा इंटरेक्शन है, जैसे खबरों में हम देखते हैं, और रिसेंटली आपने ये जो हमारे ज्वेलर्स हैं, ये तो वेडिंग सीजन है आजकल, तो हमारा मतलब आप जानते हैं कि एशिया में जो शादियां होती हैं वो लिंक्ड हैं गोल्ड के साथ, और जम्मू कश्मीर में तो कुछ ज्यादा ही है। तो जो आपकी इंटरेक्शन रही यहाँ के, इसको बुलियन मार्केट ही हम कहेंगे, तो उसमें आपके तासुरात क्या हैं? व्हाट वर द इंप्रेशंस यू गॉट आफ्टर मीटिंग देम? है क्या हमारे बुलियन मार्केट कितना बड़ा है? काफी बड़ा है, करीब मैंने जो उसका पैसों का तो अंदाजा नहीं लगा पाया, बट प्रोडक्शन वाइज हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा पीस रोज बिकते हैं इस मार्केट कश्मीर में। हाँ जी, 1 लाख पीस आज भी? हाँ, मतलब पीसेस को हम कह सकते हैं कि छोटे पीस भी हो सकते हैं, बड़े पीस भी हो सकते हैं। बड़े पीस भी हो सकते हैं। तो अगर किलोग्रामों में इनको कभी कोशिश कर किया सकते हैं हमने, वो करना चाहते भी नहीं है हम। अच्छा, क्योंकि उस फिगर पे नहीं जाना चाहते। अच्छा, बट क्योंकि काफी अब जितने ज्वेलर भाइयों से बात की, काफी माल तो दिल्ली और मुंबई से आता है, और कुछ ही माल यहाँ बनता है, तो बहुत ही अच्छा पीछे प्रोडक्शन रहा है इनका भी। तो जो यहाँ पता चला है कि जम्मू कश्मीर खास तौर से मैंने ज्वाइन किया 2022 में, तो 2016 में जम्मू कश्मीर में ऑफिस खोला गया। ऑफिस के बाद हमने कश्मीर को लाइन पे लिया। उसके बाद यहाँ देखा ज्वेलर्स के अंदर कुछ अनरेस्ट था। एक हॉलमार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि हॉलमार्किंग स्कीम है ना, सन 2000 में चालू हुई थी। अच्छा, पहले वॉलेंट्री थी, अभी सरकार ने उसको देखा, उसके फायदे ज्यादा हैं, कंज्यूमर रिलेटेड ज्यादा है, तो कंज्यूमर के रिलेटेड देखते हुए 2016 में एक्ट 14, 15, 16 के तहत, सेक्शन के तहत इसको मैंडेटरी कर दिया। तो अभी 363 जिलों में देश के ये मैंडेटरी है कि बिना HUID के आप हॉलमार्किंग ज्वेलरी नहीं बेच सकते। पर ये भी है कि जो बाकी जो जिले हैं, वो अगर इन जिलों से सामान लेंगे, वो HUID रख के बेचेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉन HUID बेचेंगे, वो कस्टमर के लिए है ना। हमारा मेन क्या है कि कंज्यूमर, हम एक कंज्यूमर भी अगर नुकसान पाए तो हमें तकलीफ होती है। तो उसके अंदर अगर वो कंप्लेंट कर, हमने ऑप्शंस भी बनाए हुए, तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस जो है प्रोडक्ट क्वालिटी और उसके बाद हॉलमार्किंग के ऊपर है इस वक्त। और इससे ऊपर भी एक और हमारा फोकस है कि स्टैंडर्ड्स को रोज हम अपडेट कर सकें। तो इसीलिए हम सभी से मिलते हैं, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स बढ़ाई है। जो कभी स्टैंडर्ड हो सकता था कि शायद दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर ऐसी जगह बनते थे, आज जम्मू कश्मीर की भी आवाज सुनी जा रही है। इसकी मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू कश्मीर के भी कमेंट्स आते हैं, लोग सुनते हैं और उसके ऊपर अमल किया जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ 1 लाख पीस रोज बिकते हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कि कितना कैरेट गोल्ड हम बेचते हैं, मतलब इस्तेमाल क्या करते हैं? और यहाँ पे श्रीनगर के अंदर, जो खासतौर से श्रीनगर, जम्मू, दोनों एरिया अलग अलग है। मैंने जम्मू भी देखा है, श्रीनगर देखा है। जम्मू के अंदर तो 22 कैरेट चलता है, जो हम 916 प्योरिटी बोलते हैं, और श्रीनगर में चलता है 18 कैरेट, 750% के हिसाब से। अभी बाजार को देखते हुए रिसेंट डेवलपमेंट भी किया है सरकार ने। एक नई भारतीय मानक ब्यूरो ने एक नया अमेंडमेंट निर्देशित किया है, जिसके अंदर 9 कैरेट की ज्वेलरी और उसके साथ 24 कैरेट की जो कॉइन्स हैं और ज्वेलरी है, उसको भी हॉलमार्किंग के दायरे में ले आए। और अभी आज ही से BIS ने सिल्वर की HUID भी शुरू कर दी है। हॉलमार्किंग जो सिल्वर
के गहने हैं या सिल्वर के बर्तन हैं, उस पे भी हॉलमार्किंग को चालू कर दिया है। बशर्ते आज की डेट में वो वॉलंटरी है, बट धीरे-धीरे उसको मैंडेटरी के दिशा में लेके जाने का हमारा मकसद है। बट वो तब हो पाएगा जब यहाँ पे सेंटर चालू होंगे। जो हमारा गोल्ड बिकता है 1 लाख पीस, चाहे छोटे हों बड़े हों, तो इसमें कितना % आपको लगता है हॉल मार्केट है? करीब 50-60% के आसपास तो है। तो बाकी इसके ऐसे ही चलता है? नहीं, चलता नहीं है। एक थोड़ा सा कुछ जिले हैं श्रीनगर, कश्मीर के और जम्मू के, जो मैंडेटरी में नहीं आते, जैसे पुलवामा है, शोपियां है, रजौरी है, वहाँ जहाँ सेंटर नहीं है, हमारी सुविधाएं नहीं है, तो उधर के जिलों के लिए अभी हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे जैसे उधर सेंटर बनेंगे तो उधर भी हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगी। अब देखिए जितने भी जिले हैं, टोटल 363 जिलों में ही हॉलमार्किंग है, सभी में नहीं है। लेकिन अगर हम 18 कैरेट का गोल्ड बेचते हैं तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि 22 कैरेट का पैसा लिया जाता हो कंज्यूमर से? नहीं, वो तो हम कंज्यूमर को लगातार अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं कि जो आप पैसा दे रहे हो कस्टम ज्वेलर को, वो कैरेट के हिसाब से दें। अब कस्टमर्स की कुछ कंप्लेंट्स आती हैं कि 22 कैरेट का है, पर जब हम बिल चेक करते हैं उनके पास से, 20 बिल में 75 कैरेट 750 लिखा होता है, जैसे जो 18 कैरेट ही होता है। तो वहाँ पे ज्वेलर और कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर देखते नहीं है। कंज्यूमर का मेन मकसद क्या है, राइट टू नो। उनको राइट टू नो नहीं, थोड़ा सा भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। ज्वेलरी लेते वक्त पैसा देने के बाद बिल लेके फोल्ड करके रख लेते हैं, जबकि उस टाइम पे अगर एक बार कस्टमर बिल चेक कर ले कि भाई ये इसमें तुमने 18 कैरेट लिखा है और तुमने मुझसे पैसा 22 कैरेट का लिया है, तो हो सकता है उसको 4 कैरेट का फायदा हो जाए। और चूंकि इस देश के जो कानून है उसके तहत अगर जो बिल है उसी को लीगल माना जाएगा, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बिल लें तो पूरा बिल को चेक करें, जीएसटी भर दें और उसके बाद अब बिल ले लें। उसके बाद बिल लेके एक बार क्रॉस चेक कर लें, उनसे हो सके तो बिल के ऊपर HUID का नंबर भी लिखवा लें, क्या कि दोबारा आपको कभी कंप्लेन करना हो। कुछ मेरे साथ कुछ वाकये हुए हैं, जैसे एक कंप्लेंट आया था हमारे पास जिसमें करीब 30 लाख रुपए का ज्वेलरी का कंप्लेंट था कि ये मुथूट फाइनेंस से आया था। मुथूट फाइनेंस को उसने लोन लेने के लिए दिया होगा, वो 30 लाख का उसने सामान खरीदा और जब वो वहां गया तो मुथूट फाइनेंस ने चेक कराया तो वो 22 कैरेट की जगह करीब 16 कैरेट निकला। तो उसने फिर हमें कंप्लेंट किया। तो जब हमने ज्वेलर से इंक्वायरी की, पता किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो ज्वेलर ने बोला मैंने तो इनको ज्वेलरी बेची नहीं है। तो फिर हमने उनसे पूछा, जिन्होंने कंप्लेंट किया, कि इन्होंने तो कहा आपको ज्वेलरी बेची नहीं है। कह रहा है उसमें एक कच्चा सा एक पेपर दिखा दे जिसमें कुछ पैसा लिखा था। तो कस्टमर को भी तो चाहिए कि इतना बड़ा अगर अमाउंट आप दे रहे हैं या कुछ चीजें दे रहे हैं, आज की डेट में तो वैसे भी गोल्ड 1 लाख रुपए तोला हो रहा है, तो बिल जरूर लें, क्योंकि बिल के बिना हमारे भी हाथ टाइट हो जाते हैं कि लीगली वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर है तो सब सही है, और अगर नहीं है तो ये हमेशा उल्टा ही बोलेगी, और अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने 750 से भी अधिक प्रोडक्ट्स पर BIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। हाँ भाई, सेफ्टी के साथ मत कीजिए कॉमेडी। BIS क्वालिटी मार्क से जानिए क्या है रियलिटी। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। तिलकराज जी, मैं एक बात आपसे मैं पूछना चाहता था। आपका जो आप 2022 में जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय हो गए, तो जम्मू कश्मीर एक अजीब जगह है। आप कश्मीर में जो देखते हैं वो जम्मू में नहीं देखते। कश्मीर एक अलग रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक, जम्मू अलग है, और लद्दाख तो डेजर्ट है। तो आपके जो मेयार हैं चीजों के, तो आपको तो बड़ा कन्फ्लिक्ट लगता होगा। जो चीज लद्दाख के लिए, कश्मीर जम्मू के लिए नॉर्मल होगी, वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी कश्मीर में, और अगर वो लद्दाख जाएगी तो वहां तो क्राइसिस हो जाएगा। मतलब मैं विंटर की बात करता हूँ, जम्मू के विंटर बड़े आसान होते हैं, मैदानी इलाकों के विंटर है। कश्मीर में जब विंटर होता है तो थोड़ा
सख्त किस्म का होता है। अगर आप द्रास जाएंगे लद्दाख की तरफ तो वहां तो साइबेरिया वाला है। तो आप ये एक ही इलाके में एक ही जो एक जमाने में रियासत थी, इसमें आप कैसे मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड इस चीज के? मतलब मैं बिजली की तार की बात कर रहा हूँ फॉर इंस्टेंस। देखिए ऐसे देखिए कि स्टैंडर्ड्स जो है ना, हम ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं। स्टैंडर्ड्स जो बनते हैं वो सभी का ध्यान रख के बनते हैं। हो सकता है कि तमिलनाडु की महागर्मी और श्रीनगर की महाठंडी उस स्टैंडर्ड के अंदर कहीं ना कहीं चिन्हित है। जैसे तार की ही बात की जाए, तार के अंदर लो टेम्परेचर की टेस्टिंग है, तो -55 -65 डिग्री सेंटीग्रेड की टेस्टिंग होती है, ऑक्सीजन इंडेक्स की टेस्टिंग होती है। तो उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी रखी गई है, क्योंकि आप देखेंगे स्टैंडर्ड बना दिया और स्टैंडर्ड को सबको बोल दिया कि -55 का केबल बनाना है। अब उसको लगाना है, केबल तार लगानी है केरला में लगानी है जहाँ ह्यूमिड टेम्परेचर है, या मध्य प्रदेश में लगानी है जहाँ बहुत गर्मी रहती है, तो वहां पे वो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा उसका। तो इसीलिए स्टैंडर्ड को भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो इम्प्रूव किया स्टैंडर्ड ने, उसकी 4 अलग अलग वेराइटीज निकाल दी जो हर जिले में फिट हो सकती है। हो सकता है कि आपके यहाँ लो टेम्परेचर फिट हो जाए, तो लो टेम्परेचर इजीली फिट होता है कश्मीर के हिसाब से, पर लो टेम्परेचर का कस्टमर को पता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड के अंदर ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड में साफ साफ लिखा है कि दिस केबल इज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर के लिए सुटेबल हो तो -55 पे उसमें टेस्टिंग होती है, तो उसका मतलब वो बाहर जाके ब्रिटल नहीं होगा, वो कंपैरेटिवली बेटर होगा। थोड़ा कॉस्टली तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट में आप खुद रहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे कपड़े भी अलग अलग 2 टाइप से पहनने पड़ते हैं, गर्मी के अलग, सर्दी के अलग। जो हो सकता है कि तमिलनाडु वालों को जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरे साल वो एक ही जोड़ी कपड़े में निकाल सकते हैं। आपको तो तीन टाइप के कपड़े खरीदने पड़ते हैं। 4 हाँ जी, 4 टाइप के, तो वो खर्चा तो आपका एक्स्ट्रा पड़ता ही है ना। तो जैसे ठंडा एरिया होता है वो हमेशा डिफिकल्ट एरिया होता है, ऊपर से लद्दाख तो और भी ड्राई एरिया है, वहां तो वैसे ही मॉइस्चर नहीं है, तो उसके स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा और अपडेशन होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर स्टैंडर्ड में बैठ नहीं रहा तो एक नया स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि भाई ये स्पेशल तार इसी रीजन के लिए है। तो आप देखेंगे हम लोगों को ना कहीं अलाइन होना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन रहा है आईएसओ का, आईएसओ का स्टैंडर्ड जो बन रहा है, आईईसी का जो स्टैंडर्ड बन रहा है, वो पूरे दुनिया के लिए तो एक साथ नहीं कह सकते कि पूरी तरह ठीक रहेगा। तो इसीलिए जो देश के जो स्टैंडर्ड बनते हैं उस स्टैंडर्ड में कुछ अपवाद डाल दिए जाते हैं कि भाई ये आईईसी का स्टैंडर्ड एज इट इज ले लेंगे, बट इसमें ये चेंजेस या टेस्ट ये एडिशन होने चाहिए हमारे हिसाब से। तो वो मॉडिफिकेशंस वगैरह स्टैंडर्ड में जरूर की जाती है, लोकली की जाती है, ताकि सब पे सूटेबल हो। तो इस काम पे काम करते रहते हैं, पर मैं कस्टमरों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदे तो चेक कर लें कि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। इसके लिए बहुत सिंपल है, BIS के ऐप के अंदर नो योर स्टैंडर्ड में जाके थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको पढ़ लें। और अभी मेरा NIT से ही बात चल रहा है, तो हो सकता है कि हम रीजनल लैंग्वेज में भी उस स्टैंडर्ड को लॉन्च कर सकें। ये इस कन्वर्सेशन के मतलब आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, हम बड़े हम नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, हमारा वाजमान बड़ा मशहूर है, इसने थोड़ा हमको बदनाम भी किया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मटन वगैरह खाते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली हमारे यहाँ एक क्राइसिस हो गया मटन का, क्या पता नहीं, ये ड्रेस्ड चिकन आते हैं, मटन आता है। मुझे पता है कि आपका जो फूड आइटम्स हैं उनका जो मेयार मुकर्रर करने वाली एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्या कोई चांस है कि ये जो मटन वाला इशू है, हाँ, आप इसमें थोड़ा सा कुछ रहबरी करेंगे जम्मू कश्मीर सरकार को? नहीं सर, वो उसके लिए हमारी बात चल रही है। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने एक्शन तो ले लिया है, जो हमें पता चला है। उन्होंने सैंपल्स भी लिए हैं, हैदराबाद में भी बोला है, और वो चाह रहे हैं कि श्रीनगर में कोई लेबोरेटरी हो जाए, खासतौर से मटन की, जो मटन हो या बाकी फूड आइटम्स हैं, जैसे फूड कलर्स के लिए भी बात कर रहे हैं, तो वो लेबोरेटरी इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इसके मयार में मैंने इस बारे में बात की है इंस्टीट्यूट से, IUST पुलवामा और NIT श्रीनगर। IUST पुलवामा के पास ऑलरेडी एक लेबोरेटरी है फूड की, NABL एक्रेडिटेड। उनसे हम ट्राई करेंगे कि ये टेस्ट हो जाए, और अगर स्टैंडर्ड्स तो हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर टेस्ट कर पाए तो थोड़ा सा क्या है कि कोई बोलेगा तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए लेबोरेटरी चाहिए, और लेबोरेटरी अगर आपके जितनी पास हो तो थोड़ा इजी हो जाता है।
ये भी एक खुशी हो रही है कि हमें जम्मू कश्मीर सरकार ने बोला कि आप क्या हम कुछ स्पेस देते हैं लैब लगाने के लिए। हमारा मैनेजमेंट वगैरह को हम बताएंगे, धीरे धीरे एक मीटिंग होगी, अगर उसमें बनता है तो हो सकता है कि BIS की एक लैब भी आ जाए। बट BIS की लैब बहुत हद तक सिर्फ BIS प्रोडक्ट्स के लिए है। फूड के लिए देयर इज ऑर्गेनाइजेशन फूड फसाई, और फूड का जो है ना फूड सेफ्टी एक्ट, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट अपना अलग है, तो वो इस पे एक्शन लेते हैं। उनको कोई भी जरूरत पड़ेगी, आज मेरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से बात हुई है, तो उनको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे हेल्प लेंगे, जो मदद होगी हम जरूर करेंगे। तो तिलकराज जी, लास्ट में व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज BIS थिंकिंग ऑफ इट्स ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर देखिए, ये कहना गलत है कि जम्मू कश्मीर एक अलग है। सभी जो हमारे जिले हैं, जो सभी राज्य हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो विभिन्नताएं हैं। मैं तो 3-4 एरिया में काम किया हुआ है, पर जम्मू कश्मीर के लिए जो बेसिकली मेरा एक सबसे बड़ा जो काम चल रहा है, वो ये चल रहा है कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, ये स्टैंडर्ड बनाने में आगे आए। स्टैंडर्ड बनाएं जिसमें जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं वो स्टैंडर्ड्स में आ पाए, कि भाई लो टेम्परेचर में या चिल्लाए कलाम में हम उसको तकलीफ ना पा पाए। जैसे गीजर्स वगैरह फटने की जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड में अपडेशन होना चाहिए, वो उनकी तरफ से आए। तो उस बारे में मैं काम करना चाहता हूँ। दूसरा, यहाँ हॉलमार्किंग, आज मेरी अच्छी मीटिंग हुई है, तो हॉलमार्किंग आज से प्रॉपरली चालू ठीक ठाक हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हम और सैम्पलिंग बढ़ाएंगे ताकि हम कंज्यूमर के राइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। महीने में 2 बार यहाँ पर किसी तरह हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे जो सैंपल ड्रॉ कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कंज्यूमर को डायरेक्ट हॉलमार्किंग अटैक कर रहा है, तो वो देखेंगे। दूसरी एक टॉय इंडस्ट्री है, टॉयज जो बेच रहे हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं विदाउट ISA मार्क, उस टॉयज के ऊपर भी हमारी नजरें हैं। तो उसके लिए भी हमने एक टीम बनाने की कोशिश की है जो दुकानों में जा के चेक करेगी कि ISA मार्क विदाउट ISA मार्क अगर बेच रहे हैं तो शायद हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। आप कांगड़ी और फेरन का स्टैंडर्ड कब बनाएंगे? किसका? कांगड़ी का और फायरपॉट। देखो, कांगड़ी और फायर पॉट का स्टैंडर्ड तो बन नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर थोड़ा मुश्किल है, बट एक चीज का जरूर बनेगा। LPG से जो चलते हैं ना, अच्छा, जो हीटर, अच्छा, जो ठंड में चलते हैं, अच्छा, और जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगते हैं, अच्छा, और यहाँ घरों घरों में यूज होते हैं। और एक LPG का सिलेंडर लिया, उसके चारों तरफ फायर का वो लगा दिया और उसको चालू कर दिया, वो लोकली असेंबल होकर मैन्युफैक्चर हुआ। तो वो एक मुझे एक खतरा एरिया लगता है। वो तो ऊपर वाले का करम है कि ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ, बट हम जहां पर रहते हैं सबसे ज्यादा टाउनशिप एरिया पे रह रहे हैं। जब कुछ होगा नुकसान तो पूरा ही घर जाएगा और जान माल का भी नुकसान होगा। तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप गीजर लें, प्रेशर कुकर लें, ISA मार्क चेक करें। जरा सी भी प्रॉब्लम हो, BIS के ऐप पे कंप्लेंट दर्ज करें। आपको कहीं नहीं जाना, हम आएंगे आपके पास। ये मैं वो आपको आश्वासन देता हूँ। आपको पिलर पोस्ट कहीं नहीं जाना, कमीशन में जाएंगे, साल लग जाता है केस लगने में। आप हमारे पास आइए, वी विल टेक इमीडिएट एक्शंस। तो खैर तिलकराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली नाजरीन, ये शुरुआत एक पहला एपिसोड था, पहली किस्त थी इस सीरीज की, जिसमें हम ये कोशिश कर रहेंगे कि जो सार्फिन है उनके हुकूक क्या हैं, और जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ें खरीदने में, खाने में, पीने में, उसके मयार क्या होंगे और क्या वो उनको उसका वैल्यू मिलता है जितना उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। आज तो एक ओवरऑल एक आइडिया था कि BIS का काम क्या है और BIS कैसे काम करता है। तो आने वाले जो एपिसोड्स होंगे इसमें BIS की मदद से हम बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे, कभी किचन की बात करेंगे, कभी मकान की बात करेंगे, कभी उड़ने बिछोने की बात करेंगे, ताकि आपको मकसद ये है कि आपको पता चले कि इस मुल्क में आपके हुकूक क्या हैं और क्या आपका जो पैसा बड़ी अरकरेजी के बाद आपको मिलता है, वो जब आप बाजार में खर्च करते हैं, क्या आपको वो सही मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो इसका सजवाब क्या है और इसमें आपके हुकूक क्या है और कहाँ जाना है। यही मकसद है इस सीरीज का। तो तिलकराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये सुन लिया। धन्यवाद।